हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। लास्ट की क्लास में हमने डील किया था विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, जो ऊष्मा के प्रभाव में हमने कहा था कि हम इस पे 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला इफेक्ट तो जो पड़ेगा वो ताप में होने वाली वृद्धि को, उसको हमने विशिष्ट ऊष्मा से डील किया था। और जो दूसरा प्रभाव है ये है ऊष्मीय प्रसार का, थर्मल एक्सपांशन का। क्लियर? तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार को। चलिए समझते हैं क्या है ये थर्मल एक्सपांशन या फिर ऊष्मीय प्रसार। कभी भी आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं, उसके बाद अगर आप उसको किसी भी कांच के या फिर कांच में या कांच के ग्लास में अगर आप उसको डालते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो कांच का ग्लास है तुरंत गर्म पानी डालने से वो चटक जाता है। हाई क्लास ऑफ जो हाई क्वालिटी होती है ग्लास की उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली ऐसे देखेंगे जो नॉर्मल कांच रहते हैं, अगर उसमें आप गर्म पानी डालेंगे तो जो वो कांच है वो क्या होता है, वो चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग का जल रहता है, जो वाटर है, उसका तो ऊष्मीय प्रसार हो जाता है। तो जैसे ही हमने पानी डाला कांच के अंदर, तो जो उसके अंदर का सरफेस है, जो उसके अंदरूनी भाग है, जो उसकी भीतरी सतह है, ठीक है, जो उसका इनर सरफेस है, उसका तो एक्सपांशन होता है, लेकिन जो उसका आउटर सरफेस होता है कांच का, उसका एक्सपांशन नहीं हो पाता। यही रीजन है कि किसी भी कांच में अगर हम गर्म पानी को डालते हैं तो वो चटक जाता है। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखते हैं कि किसी भी ये तो हुई बात कि हम लोग अब आयतन की बात करते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को अगर आप ऊष्मा देंगे, अगर आप उसमें ऊष्मा देंगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आप ऐसे ही नॉर्मली समझ जाइए, किसी पानी को आप गर्म करेंगे तो उसका क्या होता है, उसका एक्सपांशन होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। अगर आप उससे ऊष्मा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी अगर फैला हुआ है उसका आयतन, अगर आप उसको फ्रीजर में फ्रीज करते हैं, उसका बर्फ जमाते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उससे आप उसकी ऊष्मा को ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसका आयतन में कमी आ जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार हम तीनों ही स्टेट में, तीनों ही अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में ही देखने को मिलता है। अभी आज हम देखते हैं कि ठोस में होने वाले ऊष्मीय प्रसार। ठोस में ऊष्मीय प्रसार। क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं तो इसके लिए हमें 3 चीजें, ठीक है, एक है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और तीसरी चीज है आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर? फर्स्ट क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और हम क्या देखेंगे इसमें? आयतन प्रसार वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इसे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो ये क्या हो गया? आयतन प्रसार गुणांक। तो ठोस में हम लोग ऊष्मीय प्रसार किस तरह से देखेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर? अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं बीटा से और इसको हम डिनोट करेंगे गामा से। क्लियर? तो ठोस में 3 तरह के प्रसार आपको देखने को मिलेंगे। एक रेखीय प्रसार होगा, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार होगा और तीसरा होगा आयतन प्रसार गुणांक। क्यों ना हम इसे इसके फॉर्म में पढ़ते हैं। चलो, क्या देख रहे हैं हम लोग? रेखीय प्रसार गुणांक, फिर हम क्या देखेंगे? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्लियर? जिसे हम क्या कह रहे हैं? बीटा। क्लियर? देन थर्ड वन हम क्या देखेंगे उसके बाद?
आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, आयतन प्रसार गुणांक, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम गामा से। क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है और क्या होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो उसके एकांक लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर देखने को मिलता है, वही क्या होता है, वही होता है रेखीय प्रसार गुणांक। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई है L, इसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, एकांक लंबाई मान रहे हैं इसको 1 मीटर मान लीजिए। एकांक लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका एक्सपांशन होगा और ये जो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा L। तो इसी को ही डिफाइन किया है कि किसी वस्तु की लंबाई में, ठीक है, किसी वस्तु के एकांक लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ने पर होने वाला प्रसार ही क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा का फॉर्मूला होगा कि लंबाई में होने वाली वृद्धि मतलब कि डेल्टा L, और ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई मतलब कि L, और ये क्या है, टेम्परेचर डेल्टा T, ठीक है, मतलब कि ताप में होने वाली वृद्धि को क्या दिखा रहा है, डेल्टा T। अगर आप लोगों को ये निकालना है, डेल्टा L निकालना है आपको, ठीक है, ये तो हो गई अल्फा की बात। क्लियर। अल्फा की बात, अगर हमको किसी वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि को निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक मल्टीप्लाई प्रारंभिक लंबाई मल्टीप्लाई तापांतर में होने वाली वृद्धि। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से लिखिएगा कि ये क्या है, ताप में होने वाली लंबाई में होने वाली वृद्धि किसके बराबर होगी, रेखीय प्रसार गुणांक इंटू क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल्टा टी, मतलब कि ताप में होने वाली वृद्धि। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। क्लियर। रेखीय प्रसार गुणांक में एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो इसका जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक है वो क्या है, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 0.00012 प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसका मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। लोहे का जो अल्फा वैल्यू है क्या है, मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक ये क्या है, 0.00012 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या है ये, कि अगर आप 1 मीटर लंबी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में क्या होगा, 0.00012 डिग्री सेल्सियस का उससे वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर आपको किसी लोहे का ताप आप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर की लंबी किसी लोहे की छड़ को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 0.00012 डिग्री सेल्सियस से। तो इस तरह से आपकी लोहे में होने वाली जो वृद्धि है, लंबाई में जो होने वाली वृद्धि है वो आपको पता चल जाएगी, और ये है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। क्लियर हुआ। लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल लीनियर एक्सपांशन, या फिर हम कहें इसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो अगर कोई एकांक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल की वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके
क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको हम दर्शाते हैं बीटा से। तो ये क्या है, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल a को दर्शा रहा है। ये क्या है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि डेल्टा a जो है ये इसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा को क्या डिफाइन किया कि जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाती है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसे हम बीटा कहते हैं। तो बीटा अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसा कि सेम अगर आपको रेखीय प्रसार गुणांक है वैसे ही आप डालेंगे, तो क्षेत्रीय प्रसार है तो क्या होगा, डेल्टा ए। ठीक है, क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन या क्षेत्रफल पे होने वाली वृद्धि। ठीक है, और क्या है इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल और ये ताप में होने वाली वृद्धि। ठीक है, ये इसको दर्शा रहा है। ये है आपके बीटा की वैल्यू। अगर आपको क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि डेल्टा ए अगर आपको निकालना है तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ये क्या है, बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा ऑफ टी, डेल ऑफ टी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इसका भी मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो बीटा का मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो बीटा की वैल्यू होती है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 2 अल्फा होती है। मतलब बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा। बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो बराबर होता है 2 गुने ऑफ रेखीय प्रसार गुणांक के। क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, तो हमने देख लिया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि, ये क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ये ताप में होने वाली वृद्धि को बताता है, ताप में वृद्धि को बताता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक, जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसके आयतन में, क्लियर, इसके आयतन में, एकांक आयतन में, किसी वस्तु के एकांक आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। तो ये क्या बताएगा आपके आयतन को, ये पहले V था इसका आयतन, इसका 1 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया, डेल्टा ऑफ V बन गया। क्लियर। तो इस तरह से जैसे हमने बाकी को भी डिफाइन किया, हम आयतन प्रसार गुणांक को भी लिखते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा से। चलिए, तो क्या होगा, गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, आयतन में होने वाली वृद्धि डेल्टा V अपॉन प्रारंभिक आयतन मल्टीप्लाई किससे होगा, ताप में वृद्धि से। क्लियर। इस तरह से ये क्या है, ये आयतन प्रसार गुणांक। अगर आपको आयतन में होने वाली वृद्धि को निकालना है तो आप क्या करेंगे, आयतन में होने वाली वृद्धि डेल्टा V इज इक्वल्स टू आयतन प्रसार गुणांक मल्टीप्लाई V इंटू डेल्टा ऑफ T। और सबसे अच्छी बात, इसका भी जो मात्रक है वो है डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद अगर आपको गामा की वैल्यू देखना है तो गामा जो है वो तिगुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक के। ठीक है, अगर हम इन तीनों का रेशियो लेते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और क्या होगा, आयतन प्रसार गुणांक, तो ये क्या है, अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1:2:3। इस तरह से ये है आपका ठोस में ऊष्मीय प्रसार। तो ये हमने किस टाइप से देखा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये है आपका आयतन प्रसार गुणांक।
क्लियर। अब हम देखेंगे द्रव में ऊष्मीय प्रसार। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखेंगे द्रव में ऊष्मीय प्रसार। द्रव में कैसे होगा ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार। तो द्रव में ऊष्मीय प्रसार दो तरह से होता है। एक होता है आभासी प्रसार। पहला क्या है? आभासी प्रसार। और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार, ठीक है, वास्तविक प्रसार। तो हम क्या देख रहे हैं? आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। तो इस चीज को, द्रव में होने वाले प्रसार को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो एक्सपेरिमेंट। एक लेना है आपको फ्लास्क, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, क्लियर, कोई इशू नहीं है। हमें तो क्या है, हमें पढ़ने से मतलब है ना, समझ में आना चाहिए। और ये क्या है यहाँ पे, इसमें हम लगा लेंगे एक, ये हो गया आपका फ्लास्क, है ना। इसको हम गर्म करेंगे एक, सपोज ये गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्लास्क। पहले जो वाटर का लेवल था वो कितना था? वो था A। ये क्या होगा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये है B, और ये जो पॉइंट है ये है C, क्लियर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम एक कांच का फ्लास्क ले रहे हैं। इसमें एक पतली हमने क्या डाला है? कांच की नली को डाला हुआ है। पहले इनिशियली जो पानी का लेवल है वो कहाँ तक भरा हुआ है? वो A पॉइंट तक भरा हुआ है, क्लियर। जैसे ही इस लैंप की सहायता से, ठीक है, जो भी लैंप है उससे हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होता है, जो फ्लास्क है वो डायरेक्ट पहले जो ऊष्मा है या फिर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या होता है, जो वाटर का लेवल है वो A से गिरकर B में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्तन है उसका एक्सपांशन होता है तो वो पानी के लेवल को खींच देता है। तो क्या हुआ, ये B तक आ गया, क्लियर। उसके बाद जैसे ही अब ये गर्म हुआ, अब इसके बाद इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, क्लियर, वो भी गर्म होने लगेगा। अब क्या होगा, अब जो द्रव है उसका भी एक्सपांशन होगा, और ये जो द्रव है अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाएगा वो C के लेवल पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये जो है A से C का लेवल, ये क्या बताएगा? आभासी प्रसार को। आपको ऐसा ही लगेगा, आभासी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको क्या लगेगा कि पहले जो पानी था वो A के लेवल पे था, अब C पे पहुंच गया है तो इतना ही एक्सपांशन हुआ है। लेकिन नहीं, जो वास्तविक प्रसार है वो क्या है? वो है B से लेकर C तक, ठीक है। ये क्या है आपका? वास्तविक प्रसार को बता रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ तो यही था ना, पहले जो फ्लास्क है वो कांटेक्ट में आया तो पानी का लेवल B पे आया, B पे आने के बाद द्रव का जो है ना, जो वाटर है वो उसके कांटेक्ट में आया, तब वो C के लेवल पे हुआ। मतलब एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? पूरा B से लेके C तक हुआ है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वास्तविक प्रसार। दल का जो द्रव है उसका प्रसार बढ़ जाता है, और यही है आपका वास्तविक प्रसार, ठीक है। तो आभासी प्रसार ये क्या बता रहा है? B से लेके C तक, और जो वास्तविक प्रसार है वो क्या है? AC। अगर आप टोटल देखेंगे तो क्या है? AB प्लस AC, क्लियर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो द्रव का वास्तविक प्रसार जो है, द्रव का वास्तविक प्रसार, द्रव के आभासी प्रसार प्लस बर्तन के प्रसार के योगफल के बराबर होता है। तो द्रव का वास्तविक प्रसार द्रव के आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार, द्रव का
वास्तविक प्रसार बराबर द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका द्रव में ऊष्मीय प्रसार। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या और कैसा होता है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है, अन्य द्रव की तरह पानी भी गर्म करने पर फैलता है, लेकिन बात ये है, नेचुरली बात ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो द्रव है, पानी है, उसका एक्सपांशन नहीं होता। यही कारण है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठीक है, उसमें अगर सरफेस का लेवल 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, माइनस में चला गया, तो जो नीचे, जो उसके द्रव के नीचे जो जलीय जीव होते हैं वो बचे रहते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है, उससे कम नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए जो जलीय जीवन है उनको हानि नहीं होती है। क्लियर हुआ आपको गैसों में ऊष्मीय प्रसार। अब हम देखेंगे गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, समझते हैं क्या है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। चलिए देखते हैं क्या है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। तो हमारा हेडिंग क्या है, गैसों में ऊष्मीय प्रसार को। तो इसमें भी हम 2 तरह से पढ़ेंगे। पहला होता है नियत आयतन पर, नियत दाब पर। इसको हम क्या करेंगे, चूंकि ये आयतन प्रसार गुणांक का ही एक टाइप है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोस व द्रव की तुलना में अधिक होता है ना। ऑब्वियसली तो गैस में भी जो द्रवों की तरह केवल आयतन प्रसार ही संभव है ना। इसमें क्या होगा, केवल आयतन का ही प्रसार होता है। जो गैस है, ठीक है, उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो आयतन का ही प्रसार होता है। तो उसको हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे, एक नियत दाब पर पढ़ेंगे, और जो गैस में जो आयतन प्रसार होता है वो ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्लियर, कैसे देखते हैं। जो नियत दाब पर होगा इसको हम लोग गामा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो हम आयतन प्रसार गुणांक है उसको गामा से करते हैं, तो यहाँ पे नियत दाब है, दाब मतलब प्रेशर, तो इसको गामा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा होगा नियत आयतन पर, नियत आयतन पर, तो इसको हम डायरेक्टली गामा से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लिखेंगे गामा वी लिखेंगे। क्लियर, ये क्या हो गया आप लोगों का, गामा वी। तो नियत दाब पर हम समझते हैं कि कैसे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप टेम्परेचर, जो प्रेशर है, उसको आप नियत रखे हैं, तो इसका एग्जाम्पल है गुब्बारा। ठीक है, तो गुब्बारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन तो बढ़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार इस प्रसार गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो जैसे गुब्बारा है, उसमें अगर हम लोग हवा डालेंगे तो उसका आयतन बढ़ने लगता है, वो क्या होता है, गुब्बारा फूलने लगता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, नियत दाब पर होने वाले आयतन प्रसार को ही हम इस पे नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा पी से। ये क्या होगा, गामा पी क्या होगा, जो आयतन में होने वाली वृद्धि डेल्टा वी, है ना। जो सपोज जो गुब्बारा है उसके आयतन में वृद्धि हुआ, फुलाए उसको, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि, उसका प्रारंभिक आयतन इनटू ताप में होने वाली वृद्धि, ये जो दर्शाएगा नियत दाब पर आयतन प्रसार गुणांक को दर्शाता है। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि
नियत आयतन पर। तो जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गैस का दाब भी बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, जैसे कि आप कुकर में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कुकर में देखते हैं तो उसको भाप मतलब जो उसका जो प्रेशर है वो उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। इसी की वजह से उसका जो आयतन है, देखो जो कुकर का आयतन है वो क्या रहता है, वो तो रहता है कांस्टेंट। कुकर का आयतन थोड़ी ना बदल जाता है, उसका शेप थोड़ी ना बदल जाता है। लेकिन जो कुकर है उसको हम गर्म करते हैं तो उस पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो तो बढ़ ही जाता है। तो इसे ही हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नियत आयतन पर आयतन प्रसार गुणांक तो क्या होता है, दाब में होने वाली वृद्धि अपॉन प्रारंभिक दाब इनटू ताप में वृद्धि। तो इस तरह से हमने देखा गैसों में ऊष्मीय प्रसार नियत दाब पर, और हमने देखा नियत आयतन पर। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया ऊष्मीय प्रसार। ठोस में तीन तरह के देखे हमने, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। उसी तरह फिर हमने द्रव में देखा ऊष्मीय प्रसार, तो वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार। और फिर हमने लास्ट में देख रहे हैं हम गैसों में ऊष्मीय प्रसार, एक होता है नियत दाब पर और नियत आयतन पर। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।